आज देखिए हम आए हैं मैथ का चैप्टर 6 चैप्टर लेकर के। तो 6 चैप्टर में आपको हम बताएंगे एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। समझ लीजिए कि आपको एकदम पूरा बेसिक टू बेसिक है। आप नौमा 10वां 8वां 6ठा में नहीं पढ़े होंगे, तो शायद इससे आप जानकारी ले लीजिएगा और आगे आपको बना लेना है, ठीक है ना। तो आपको बेसिक तरीका से ये हम 6ठा चैप्टर चलते हैं। इससे करीबन आपको पूछेगा कितना नंबर के पूछेगा। हम आने वाले शब्द में आपको हम वर्णन करेंगे। अभी हम चलते हैं कम टू पॉइंट। तो चले हम दोस्तों, आप सब देख रहे हैं वीरेंद्र सर, लेकिन हाँ एक बात याद रखिए, जरूर सपोर्ट कीजिए। हम आपके लिए जिएंगे और आपके लिए मरेंगे। समझ में आई बात। और हाँ आपके हित में जरूर एक दिन कुछ कहेंगे। और हाँ एक बात और कहते हैं, जिनके मम्मी पापा हैं, जो मम्मी पापा देखते हैं, तो हम उनसे विनती करते हैं कि आप 10वां तक ले बढ़िया से गाइडलाइन कीजिए। और गाइडलाइन नहीं होता है तो आप हमें आकर के मिलिए। कम से कम मिलने के वजह क्या है कि मेरा बच्चा इतना बजे से आता है, इतना बजे जाना चाहिए, टाइमिंग टू टाइमिंग होना चाहिए। हम जैसे कि पढ़ाते हैं वो घर पर जाकर के उसको याद करे, उसको इतना मतलब कि ऐसा नहीं टॉर्चर करना चाहिए, उतना ही वो टॉर्चर करना चाहिए, प्यार से टॉर्चर करिए कि ताकि हमारा बच्चा ग्रोथ करे। काहे कि देखिए हम सब समाज के जो पहले थे, हम सब पढ़े नहीं, तो डायरेक्टर क्या करते हैं, अभी जो ढोने होने वाला काम है, जैसे कि मान के चलिए ठेला लगाना, मान के चलिए हमें कोई काम है, खेत वाला काम है, अब खेत वाला भी काम में आपको विकसित नहीं है। तो बात क्या है कि बात यहाँ पर अटक गया है कि हमारे दिमाग में कोई बत्ती उत्ती जला नहीं है, मतलब ज्ञान की बत्ती। तो इसलिए विनती करते हैं, हम हमारे जितने भी भाईगण हैं उन्हें सपोर्ट कीजिए। और आपके समझ लीजिए हम बेटा हैं, आप बेटा की तरफ बोलिए। और जो भी कोई दिक्कत होता है कि नहीं पढ़ता है तो कॉल कीजिए 91 17 32 32 93 पर। हम आपको एकदम अपना भाई की तरह पढ़ाएंगे, समझे ना। हमारा बिहार आगे बढ़ना चाहिए और हमारा कोई बात नहीं है। हमारा बिहार विकसित हो रहा है तो हमारा बिहार की तरह हम लोग को भी विकसित होना चाहिए, ठीक है। तो हम आज चलते हैं टॉपिक पर। इतना के लिए माफी चाहते हैं। यदि आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं समझे हैं तो एक दिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हमारा क्या है, चैप्टर है त्रिभुज। त्रिभुज को हम बोलते हैं ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स बोलते हैं, इसमें सबसे पहले पढ़ना हुआ त्रिभुज बना कैसे सर जी। तो त्रिभुज हमारा बना बिंदुओं से। क्या से बना? बिंदुओं से। तो बिंदुओं से हमारा त्रिभुज बना। त्रिभुज की आकृति आपको इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आकृति होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बिंदु है, देखो ये जैसे कोण बना, तो ये बिंदु हुआ था कि नहीं हुआ था। यहाँ से एक रेखा गया, यहाँ से एक रेखा गया, तो बिंदु से हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए बिंदु से हमारा त्रिभुज बना। अब बिंदु से ही हमारा ज्यामिति का पूरा ज्यामिति का संसारांश पैदा लिया। तो पहले बिंदु का ये देखो, बिंदु के डिफिनेशन लिख दिए हैं कि वह आकृति जिसमें या लिखेगा जिसमें, क्या लिखेगा, जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु। जिसमें लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई नहीं होती उसे हम बिंदु कहते हैं। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको आ गया रेखा। क्या आ गया? रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं सर जी? तो रेखा को हमने नहीं देखा, इस बात को याद रखिएगा। रेखा तो देखो ये, इसको हम रेखा कहते हैं। कहने का मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले पहुंचना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचना रेखा कहलाता है। और इसी को आगे चल के रेखा खंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन कब? जैसे कि हम एक बिंदु जैसे स्टार्ट हुए तो अनंत तक जा रहे हैं, तो भी अनंत एक बिंदु है ना जी, कि हम इनडेफिनिट तक ले जा रहे हैं तो भी एक बिंदु है। लेकिन इसे हम इस रेखा को, रेखा मतलब इसका अनंत, कभी इसका टूट नहीं सकता, इसे हम रेखा कहते हैं, लाइन कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लाइन। कि अनंत बिंदुओं से बने आकृति को रेखा कहते हैं। बस इतना याद रखना। सरल रेखा कहने का मतलब, सरल रेखा कहने का मतलब वह रेखा जो दिशा परिवर्तन ना करे, आराम से सीधा, जैसे मंगरा, एक मंगरा अच्छा होता है। एक मंगरा जानते हैं, एक मंगरा भोम बकाल दुनिया काल होता है, आराम से चुपचाप बैठल रहेगा, पढ़ेगा आराम से पढ़ते रहेगा। लेकिन मंगरा में सब पढ़ता, जो भोम रहता है ज्यादा वो पढ़ेगा, मेहनत लगाएगा। उसको चाहते लोग क्या कहे, भोम है, ई है, ऊ है, ये से करता है, ये दम भोम है, छोटका से बढ़िया तेज है, इस प्रकार से। लेकिन बेचारो मेहनत करता है, ठीक है ना। आप भोम नहीं
नहीं है। तो सरल रेखा मतलब भौम, मतलब एक ही दिशा में जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा, अलग दिशा में नहीं जाएगा। तो सरल रेखा वैसी रेखा जो समांतर, जो एक ही दिशा में गमन करती है, उसे हम सरल रेखा कहते हैं। दूसरा में आ गया वक्र रेखा, दूसरा में आ गया वक्र रेखा। तो वक्र रेखा के बारे में जानते होंगे आप सब। वक्र रेखा के बारे में क्या जानते हैं? जैसे आप देखिए बैलगाड़ी चलती है ना, बैलगाड़ी आप जानते होंगे। तो बैलगाड़ी जब टॉयलेट करती है तो इस प्रकार से करती है, तो इसको हम वक्र रेखा कहते हैं। मतलब दिशा परिवर्तन करना, मतलब वैसी रेखा जो दिशा परिवर्तन करके जा रही है, गमन कर रही है, उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। समझ में आ गया? तो वक्र रेखा हमारा खत्म हो गया। उसके बाद में हमारा आ गया दूसरा बाद में आ गया क्षैतिज रेखा। कौन रेखा? क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा मतलब पृथ्वी के तल पे जैसे कि क्षैतिज रेखा, पृथ्वी क्षैतिज रेखा, इसको सरल रेखा कहेंगे। मतलब पृथ्वी की जो टच है वो कौन रेखा है? क्षैतिज रेखा, या तो क्षैतिज तल कह सकते हैं। तो क्षैतिज रेखा, आपको क्षैतिज रेखा इस प्रकार से भी क्षैतिज रेखा होगा, है कि ना? तो सीधा भी एक क्षैतिज जो रेखा होता है, इस प्रकार से भी क्षैतिज रेखा होता है। समझ में आया? उसके बाद में समांतर रेखा, जैसे आप रेल के पटरी देखे होंगे, रेल के पटरी देखे तो वो समांतर है, एक दूसरे समांतर। क्या एक दूसरे से कट सकती है? नहीं कट सकती है। ये मान के चलो ये है, क्या है? बी है। ये इतना दूर मान के चलो 5 सेंटीमीटर पर जा रही थी, यहाँ भी कई सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जिसे कहेंगे समांतर रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। तो समांतर रेखा हो गया। क्या हो गया? समांतर रेखा। उसके बाद में आता है तुम्हारा टॉपिक आता है बाबू असमांतर रेखा। जैसे क्या लिखा है? असमांतर रेखा। एकदम जीरो से बताया है। क्या से बताया? जीरो से। असमांतर रेखा क्या बोलते हैं? असमांतर रेखा को बोलते हैं बाबू, सुन लो। असमांतर को कन्वर्जिंग लाइंस। जैसे कि मान के चलो असमांतर, ये इधर जा रहा है तो यहां से इधर आ रहा है, तो क्यों बोलते हैं असमांतर रेखा को? जो हुआ असमांतर, विपरीत दिशाओं में गमन करना। दो रेखाओं को विपरीत रेखा, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे के विपरीत गमन करती है, उसे हम क्या कहते हैं? असमांतर रेखा। समांतर रेखा। समझ में आई बात? और उसके बाद में समांतर रेखा, पैरेलल लाइन आपको बताइए दिए, ये दोनों रेखा है समांतर रेखा कहलाएगी। एक दूसरे से अच्छा, रेल के पटरी आप याद रखिएगा, रेल के पटरी समांतर रेखा। समझ में आ गया? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तिर्यक रेखा। क्या रेखा? तिर्यक रेखा। तिर्यक मतलब तिरछा, इसी वर्ड में छुपा है। तिर्यक मतलब तिरछा, तिर्यक मतलब तिरछा। तिर्यक रेखा मतलब तिरछा। जैसे दो समांतर रेखा हो गया, एक तिर्यक रेखा काट देते, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। समझ में आए बात? आगे बढ़ते हैं। तो 9वां नंबर हो गया हमारा सर। अब 10वां नंबर। क्या नंबर? 10वां नंबर। अब कहता है संगत कोण। क्या कोण? संगत कोण। अब कोण की बात आ गया, तो संगत कोण किसे कहते हैं? असंगत कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? ये सब हम अभी जस्ट बताएं। देखो संगत कोण कहने मतलब का सोचिए, कारपोंडिंग एंगल, कुछ बोलेंगे क्रॉसपोंडिंग एंगल, सॉरी मिस्टेक हो जाता है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, मिस्टेक, इंग्लिश है ना, बिहारी एंगल गड़बड़ होता है। क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्या बोलिएगा? क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब समांतर रेखा। समझ में? अब यहां तक ले चल गए। अब इसका अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है एकांतर रेखा। कौन रेखा? एकांतर रेखा। इसके अगला पॉइंट क्या हुआ? कोण क्या है? तो कोण क्या है इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद में इसका न्यून कोण है। तो देखो न्यून कोण समकोण में आ जाएंगे। तो अभी हम 1 मिनट आ जाते हैं कौन रेखा? संगत रेखा। संगत रेखा, संगत कोण, सॉरी कौन कोण? संगत कोण। देखो मान के चलो ये समांतर रेखा है और ये समांतर रेखा है, दो समांतर रेखा है। तो ये दो समांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो संगत के कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये वाला कोण 1 है, ये वाला कोण 2 है। तो ये दोनों कोण आपस में कोण 1 बराबर कोण 2, कौन कौन से? संगत कोण से। इस बात को याद रखिएगा, कौन कौन से? संगत कोण से। मतलब ऊपरे वाला और ऊपरे वाला, ऊपरे वाला और ऊपरे वाला। जैसे कि मान के चलो हम देखिए, हम इज्जत से बताएंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। जैसे कि मान के चलिए कि हमें दो रेखा है, क्या है? दो रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा काट दिया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, मान के चलो ये 5 रख देते हैं, 6 रख देते हैं। तो कोण 5 बराबर कोण क्या होगा? 6। और उसके बाद में ये कोण लिख देते हैं 6, मान के चलो 7 रख देते हैं, और एक कोण लिख देते हैं 8। तो कोण 7 बराबर कोण 8। ये दोनों बाहरी कोण कहलाता है, बाहरी संगत कोण से, बाह्य संगत कोण से, ठीक है ना। और इसको
इसको कहेंगे अंतर संगत कोण से। तो हमें अंतर संगत कोण नहीं पढ़े क्या है, बाह्य संगत कोण पढ़े क्या है। तो दो समांतर रेखा को तिरक छेदी रेखा काटती है तो संगत के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं या समान होते हैं। अगला पॉइंट, उसके बाद में एकांतर कोण। कौन कौन, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्या है, तो एकांतर कोण है जैसे कि मान के चलो ये दो रेखा लिए, क्या लिए, दो रेखा, तो दो रेखा को तिरक छेदी रेखा काटा। अब एकांतर कोण कौन सी है, कहने का मतलब ये वाला कोण 2 है और ये वाला कोण कितना है, 1 के अंतर हुआ कि नहीं हुआ, मतलब एक रेखा ये धर मुआ फाड़ ले, ये धर मुआ फाड़ ले है, ये धर से गरिया रहा है, ये उधर से और गरिया रहा है, लेकिन एकांतर गरिया है, मतलब कि हमारे पिठिया की पट्टी गरिया रहा, हम पट्टी गरिया रहा, लेकिन हमारे पिठिया में सट्टल है, तो एकांतर है। क्या है, एकांतर। देखो जैसे कि हम मान के चलो अब गोतिया से लड़ाई कर रहे हैं, तो गोतिया से कौन सी लड़ाई, कैसे की लड़ाई करते हैं, वो दीवार से वो दीवार से वो गरिया रहा है, दीवार से हम गरिया रहे हैं, तो एकांतर कोण हो गया। कौन कौन हो गया, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण जब दो रेखाएं समांतर रेखा समांतर रेखा को एक तिरक छेदी रेखा काटते हैं तो एकांतर के कोण समान होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3, और ये वाला कोण आ जाएगा तो कोण 4 बराबर कोण 5, तो कोण 4 बराबर कोण 5, कौन कौन कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा। एकांतर कोण हमारा समाप्त हो गया। अब आ गया कोण पर, कौन आ गया, कोण पर। और एगो हाँ एक कोण आएगा सम्मुख कोण, क्या आएगा, सम्मुख कोण। एगो आएगा सम्मुख कोण, आगे हम बता देंगे सम्मुख कोण। कौन कौन हुआ, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण कहने का मतलब दो रेखा है, दो रेखा एक तिरक छेदी रेखा काटा, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों के चोचवा मिल रहा है, ये रानी बेनाटी कर रही है, उधर से वो रानी बेनाटी कर रही है, मतलब कि नहीं कहता तोरा बटवा मर जीता, तोरा भाईबा मर जीता, इस प्रकार से गाड़ी दे रहे, तो वो भी उधर से गाड़ी दे रही, तोरे सारे तोर कोरा नमा धर लेता। तो मतलब समझ लीजिए कि ये दोनों के चोच बाय चोच मिल रहा है, तो सम्मुख कोण से। कौन कौन से, सम्मुख कोण से, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सी कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। आगे बढ़ जाता है, अब आते हैं कोण। तो कोण किसे कहते हैं, दो किरणों के झुकाव के बीच बना आकृति को कोण कहते हैं। जैसे कि मान के चलो एक बिंदु है, इधर से रेखा इधर चल गया, इधर से रेखा इधर चल गया, तो यहाँ कुछ बना कि नहीं बना, बना सर जी। जैसे कि आपको हम फिगर में बता सकते हैं, मान के चलिए एक हमारा एक ये हमारा ले लिए कोची, ये हम एक स्केल ले लिए हैं चंद्र, इसको हम चांद कहते हैं, क्या कहते हैं, चांद। अब चांद ले लिए हैं, अब मान के चलो ये रेखा यहाँ चल गया, ठीक है, ये रेखा यहाँ चल गया, ये रेखा यहाँ चल गया, तो इसके बीच देखिए, इसके बीच हमारा कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सर मान के चले अब यहाँ कर दिए तो कै डिग्री पर है, देखिए 30 डिग्री पर है कि नहीं, 30 डिग्री पर। इसको हटाएंगे तो 30 डिग्री का कोण बन गया। आप ये इसको देखो, एक बिंदु से गया था कि नहीं गया था, एक बिंदु से गया था, तो एक बिंदु से गया था, ये 30 डिग्री के कोण बना, कै डिग्री के, 30 डिग्री। अब हम और बनाना चाहते हैं, अब हम बनाना चाहते हैं 50 डिग्री कोण, तो यहाँ रखेंगे, यहाँ कर देंगे 50 डिग्री कोण। अब बनाना चाहते हैं 60 डिग्री कोण, देखिए यहाँ रखें, अब यहाँ कर दिए 60 डिग्री कोण बन गया। अब यहाँ बनाना चाहते हैं 80 डिग्री कोण, तो यहाँ रख दिए 80 डिग्री कोण बन गया। यहाँ बनाना चाहते हैं 90 डिग्री कोण, तो ये हमारा 90 डिग्री कोण हो गया। ये हम बनाना चाहते हैं 180 डिग्री कोण, तो 180 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ला देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 180 डिग्री का कोण। समझ में आई बात। तो हम इस प्रकार से कोण का निर्माण कर सकते हैं। तो ये हमारा कोण हो गया, मतलब दो किरणों के झुकाव के बीच बने आकृति को हम कोण कहते हैं। इतना तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो उसके आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले शून्य कोण जानते हैं। कुछ कौन जानते हैं, शून्य कोण। अब शून्य कोण क्या जानिएगा सर, तो शून्य कोण कोई भारी बात नहीं है, जैसे कि शून्य कोण जानना कोई हाली भारी बात नहीं। जैसे कि मान के चलो ये बिंदु है, ठीक है ना, अब ये बिंदु है, ये बिंदु है, मान के चलो ये जैसे कि एक मिनट, जैसे कि मान के चलो 1 मिनट, हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसे कि मान के चलो एक चांद है, क्या है, चांद। तो ये चांद है, तो चांद से हम जब भी पारेंगे इस प्रकार से ही आकृति पारेंगे, लेकिन ये इधर देखो, ये इधर नहीं आ सकता है, ये वाला इधर नहीं आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता, इतना दूर से इतना दूर जाएगा। लेकिन बात रहा कि हम इसको प्रयोग करते हैं, देखो हम इसको प्रयोग करते हैं, तो चारों पट्टी घूरेगा। देखिए ये इसको हम प्रयोग करेंगे, देखो इसको हम थोड़ा उसको अलग करना चाहेंगे, तो देखो ये अलग कर लेते हैं, देखो अलग कर लिए ना। अब इसको हम घुराना चाहेंगे तो इसको हम घुरा सकते हैं, देखो ये लो घुर गया, तो ये कहाँ, ये घुर गया, तो ये हमारा कितना 360 डिग्री कोण बना था। अब देखो जैसे कि मान के चलिए, अब हम इसको इधर कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम इधर कर देते हैं और इसको हम इधर कर देते हैं, ठीक है ना। अरे भाई इधर आओ ना यार,
तब ना समझ में आई, तो है ना। जब तक ले आप समझिए करने, जब तक ले कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कि हम ये कोण बनाना चाहते हैं, तो देखो यहाँ आपको चाहिए 0 डिग्री पर बना हुआ है। देखिए 0 डिग्री पर जब भी रहेगा 0 डिग्री पर 7 8 5 6 10 हो जाता है। अब इसको 0 डिग्री ऐसे कर दीजिए, 0 डिग्री हो गया, इसके लिए 0 डिग्री है, ठीक है ना। तब ये 0 डिग्री है, देखिए यहाँ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से हम इसे घुराएंगे तो ये केंद्रक पे फिर 0 डिग्री पर चला गया, तो ये 0 डिग्री पर चला गया तो कोण 0 बन गया। लेकिन आप ऐसे सोच रहे हैं कि हम ऐसे घुरा रहे हैं तो हमारा त्रिभुज बन रहा है, कुछ बन रहा, सॉरी वृत्त बन रहा है, कुछ बन रहा है सर जी, तो वृत्त बन रहा है। तो वृत्त बन रहा है तो सच में वृत्त तो बन रहा है, लेकिन बात रह गया कि हम वृत्त इसको बना रहे हैं, वृत्त इसको बना रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं जो 0 है, तो पूरा घुरा है तो 360 हुआ। तो कोई पूछेगा कि 0 कै डिग्री कोण बनाता है, तो 360 डिग्री के। यहाँ तक ले 0 डिग्री का मतलब समझ गए। उसके अगला में नेक्स्ट में आते हैं न्यून कोण, कुछ आते हैं न्यून कोण। तो याद रखिएगा बुआ, न्यून कोण जो हमारा होता है, तो देखो चांद के सहायता से न्यून कोण आप बताइए, चांद के सहायता से हम न्यून कोण बनाइए, चांद के सहायता से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चांद के सहायता से न्यून कोण कितना डिग्री सर, मतलब 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम 180, 90 डिग्री से कम 0 डिग्री से बड़ा न्यून कोण कहलाता है। मतलब सीधे से याद रखिएगा, सीधी से याद रखिएगा कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। और 0 और यहाँ हमारा जो थीटा का मान होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा न्यून कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। समझ में आया। जैसे कि मान के चलो हमें यहाँ देखो ये 90 है, आप यहाँ 90 के बाद या 90 के पहले आप 89 भी ले लीजिएगा तो भी न्यून कोण होगा, आप ले लीजिएगा 80 भी ले लीजिएगा तो भी न्यून कोण होगा, 70 होगा, ऐसे जाकर के 0। तो ये हमारा सब क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो इस बात को याद रखिएगा। देखो ये अधिक कोण त्रिभुज बन गया, देखो इधर ना बना है, तो ये देखो ये हमारा बन गया अधिक कोण त्रिभुज, लेकिन हम उस साइड के बनाए थे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब इतना दूर बना दिए, न्यून कोण त्रिभुज बना, ऐसे नहीं बन सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारा कौन टॉपिक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब है कि एक लाइन है और इस पर कोई चीज खड़ा है, इसको लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो लंब कहते हैं, तो ये लंब बनाता है क्या डिग्री, 90 डिग्री। जब भी कोई लंब खड़ा है, जैसे मान के चलो कोई किसी को मार रे मुझे खड़ा रहा, तुम चुपचाप बेचारा खड़ा और तो हमारा मार भी करता तो खड़ा, तो समझ ले 90 डिग्री पर खड़ा रहेगा, तो मस्टिक रहेगा, क्योंकि डर रहा है, समझे। तो 90 डिग्री पर, तो अल्लाह इसको हम ये भी कहते हैं। मान के चलो कोई ऐसे करके ऐसे सूचित कर रहा है, अरे यहाँ P है, यहाँ मान के चलो P है, यहाँ Q है, यहाँ M है, यहाँ O है, तो इसको कैसे दर्शाना है सर, तो OM लंब किस पर है, OM लंब इसी प्रकार से ना, OM लंब किस पर है, PQ पर। समझ में आया, इस प्रकार से इसको दर्शाना होगा। तो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा क्या, अधिक कोण। अधिक कोण अभी जस्ट हम बताए थे। अधिक कोण कहने का मतलब हुआ, अधिक कोण कहने का मतलब हुआ कि देखो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये हमारा कौन कौन हो गया, अधिक कोण हो गया। कौन कौन हो गया, अधिक कोण हो गया। 90 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा, मान के चलो 120 डिग्री बन रहा, तो 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा अधिक कोण कहलाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हमारा आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ हुआ, तो आगे हमारा है, आगे है रिजु कोण। तो रिजु कोण क्या है, जैसे कि मान के चलो देखो ये हम स्केल लिए, अब देखो 0 से उठाते हैं, 0 से उठाते कहां तक, यहाँ तक, तो यहाँ तक उठाते हैं, यहाँ तक उठाते यहाँ तक ले आ गया, ये कौन बन के आया, तो हमारा ये कोण बन के आया। मान के चलो ये कोण हमारा बन के आया, ये कोण हमारा बन के आया, यहाँ तक मान के चलो बना, ठीक है, यहाँ बना, तो ये कोण बना 180 डिग्री, इसी को हम कहते हैं रिजु, क्या कहते हैं, रिजु कोण। समझ में आ गया, रिजु कोण आपको बारे में समझ गया होंगे। अब अगला टॉपिक चलते हैं। तो अगला टॉपिक होता है संपूरक कोण। संपूरक मतलब कहते हैं, संपूरक कहने का मतलब पूरा पूरी, संपूरक कहलाता है।
दो कोनों का योग हमारा कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसी को समपूरक कोण कहते हैं। एगो पूरक कोण होता है, एगो होता है पूरक। क्या होगा? पूरक। तो पूरक कोण होगा जो दो कोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण कहलाएगा। और समपूरक कोण कहलाएगा जब दो कोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये समपूरक कोण कहलाएगा। इस बात को याद रखिएगा, दो कोनों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, और तो इसे हम समपूरक कोण कहेंगे। और दो कोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री, उसे हम कहेंगे पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आता है पूरक कोण, इसे बता दिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद में आएगा त्रिभुज के सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता, इसी पर आपको पढ़ना है। तो त्रिभुज के सर्वांग समता किसे कहते हैं सर? तो त्रिभुज के सर्वांग समता इजी सी बात है, एकदम जाहिर सी बात है, कुछ समझने बड़ी बात, भारी बात नहीं है। आप देखते होंगे, आपको लग रहा होगा कि सर बोलते चले जा रहे हैं, तो देखिए वो सब आपको टॉपिक था क्या? सुनने वाला टॉपिक था, इसलिए हम आपको सुनाते चले गए। आपको छापना रहेगा तो आप रोक रोक के छाप लीजिएगा, और जो हम बोले हैं उस बोलते हुए शब्द को उतार लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए कुछ त्रिभुज के सर्वांग समता। जो हमारा त्रिभुज के सर्वांग समता इसलिए पढ़े क्या है, जो कि आपको 10th सिलेबस में दिया गया है, इसलिए त्रिभुज के सर्वांग समता पढ़े क्या है। त्रिभुज के कितने कसौटियां होती है, ये सब भी आपको पढ़े क्या कि कुछ हुआ त्रिभुज की कसौटियां। तो त्रिभुज की कसौटियां पढ़े के बाद में आप त्रिभुज के सर्वांग समता क्या बोलते हैं? कर्व, कर्व क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे तो सिंपल सी बात कहिएगा कि सर मतलब त्रिभुज सर्वांग सम किसे कहते हैं? सर्वांग सम। कुछ हुआ? सर्वांग सम। तो सर्वांग सम में सीधी सी बात याद रखिएगा। जैसे देखो, मान के चलो एक हाथ है, जैसे हम ले लेते हैं, हमारा पेन तो यहाँ रख देते हैं। जैसे कि मान के चलो एक हाथ है, ठीक है। अब ये हाथ है, हम एक दोनों के एक दूसरे पर परस्पर रख दिए, तो ये समझ लो कि हमारा सर्वांग सम हो गया। कुछ हो गया? सर्वांग सम। कैसे सर? एक दूसरे को ढक लिया, तो एक दूसरे को ढक लेगा। जब दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है, वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाती है। समझ में आया? सर्वांग सम कहने का मतलब बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और इसका चिन्ह भी अभी हम लिखाने वाले हैं। जब जो दो आकृति एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है, उसे सर्वांग सम कहते हैं। जब जो दो चतुर्भुज एक दूसरे को परस्पर ढक लेती है, उसे सर्वांग सम कहते हैं। जब दो पंचभुज एक दूसरे को ढक लेती है, सर्वांग सम कहलाती है। जब दो वृत्त की त्रिज्या समान होते एक दूसरे को ढक लेती है, उसे सर्वांग सम कहते हैं। कहने का मतलब इसमें आप सर्वांग सम का ढेर फार्मूला दे सकते हैं, ढेर डिफिनेशन देख सकते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। और हाँ, सर्वांग सम मतलब कि एक दूसरे, ये देखो सर्वांग सम का चिन्ह होता है इस प्रकार से, ये हमारा सर्वांग सम हो गया। क्या हो गया? सर्वांग सम। जैसे कि मान के चलो कि आपको यहां से मान के चलो कि यहां से आपको एक त्रिभुज दे दिया, ठीक है। मान के चलो ये त्रिभुज है, क्या है? त्रिभुज। और यहां से फिर एक त्रिभुज ले लिए, क्या ले लिए? त्रिभुज। ये आपका त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। ये आपका त्रिभुज हो गया। अब दोनों की आकृति लग रहा है सेम सेम लग रहा है, ठीक है ना। तो दोनों का आकृति सेम सेम लग रहा है, तो दोनों का आकृति सेम सेम लग रहा है, तो सर्वांग सम होगा। मतलब ये वाला भुजा और 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 ये वाला भुजा बराबर है। तो कहने का मतलब भुजा कहने का मतलब साइड, क्या हुआ? साइड। और ये वाला कोण कहने का मतलब एंगल होता है। क्या होता है? एंगल होता है। दोनों वर्ड हम आपको साइड भी समझा दिए और आपको क्या समझा दिए? एंगल भी समझा दिए। सब पीछे आपको रिवाइज करके देख सकते हैं एंगल क्या हम समझाए कि नहीं। तो एंगल आप देखो, साइड आ गया और एंगल आ गया, तो इसके दो रेखाओं के बीच के झुकाव को अभी बताया ना कि एंगल किसे कहते हैं, कि ये दो रेखाओं के बीच के झुकाव के बने आकृति को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। पीछे आपको वीडियो में देख लीजिएगा, अभी जस्ट बताए हैं। तो आगे बढ़ जाए। तो सर्वांग सम आपको समझ में आ गया। जैसे कि मान के चलो कि हमें एक वृत्त लेना है, क्या लेना? एक त्रिभुज लेनी है, तो हम तो त्रिभुज लेनी है। अब हमें लेना है वृत्त लेना है, तब इसको अगला हम कर लेते हैं। मान के चलो हमें एक वृत्त लेना है, तो ये वृत्त हो गया, ठीक है ना। एक वृत्त हो गया, फिर यहां से एक वृत्त हो गया,
दो वृत्त हो गया, दोनों के लग रहा है सेम सेम है। अब इसकी त्रिज्या लिख देते हैं, इसकी त्रिज्या, अब इसको मोटाना चाहते हैं तो मोटा सकते हैं ना, तो ऐसे नहीं आपको लग रहा होगा सर नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, मान के चलो हम ये एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है ना, एक वृत्त लेते हैं, इसको मोटा देते हैं, क्या कर देते हैं, मोटा देते हैं, मोटा गया, मोटा गया, मोटा गया ना। अब इसका हम डुप्लीकेट फॉर्म कर लेते हैं, अब तो बराबर दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, अब दोनों का इसका ट्रिपल फॉर्म कर लेते हैं, लो बराबर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, सब बराबर दिखेगा। तो इसकी जो हमारी जो त्रिज्या बन रहा था 4 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कैसे सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेकिन दो ये सर्वांगसम कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सर्वांगसम, समझ में आया। तो सर्वांगसम में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान के चलो कि हमें मान के चलो कि एक क्या ले लेते हैं, चतुर्भुज ले लेते हैं, तो चतुर्भुज मान के चलो हमने चतुर्भुज ले लिए, तब चतुर्भुज ले लिए तो इसको मोटा कर देते ताकि आपको दिखेगा। तो अब मान के चलो इसको डबल करना चाहते, ले डबल कर दिए तो क्या इतने बराबर हो गया, ले डबल कर ट्रिपल कर देते हैं, लो ट्रिपल कर रहे हैं, तो देखो सब इक्वल है, सब क्या है, इक्वल है, तो सब इक्वल है तो क्या है, सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है। समझ में आई बात। तो हमने आपको सर्वांगसमता के सब बारे में समझा दिए, अब इसका कसौटी के बारे में समझाते हैं। तो कसौटी क्या है सर जी, तो कसौटी इसका है, सबसे पहला कसौटी है कि ए सर्वांग समता से, इस प्रकार से आप जानते होंगे, इस प्रकार से जानते हो, अधिक कोण आ गया है ना। हाँ अब देखिए, अब यहां तक ले आपको सर्वांग समता की कसौटी, सबसे पहले सर्वांग समता कसौटी होगा ए कोची से, सर्वांग समता से, ए नहीं एस कोची से, सर्वांग समता से, ठीक है, पहला कसौटी हो गया। दूसरा कसौटी है एस कोची से हुआ, सर्वांग समता से, समझ में आया। और तीसरा कसौटी हमारा क्या हो सकता है, तीसरा कसौटी क्या हो सकता है, तो तीसरा कसौटी होता है ए अब देखो ए यदि जो रहता है कोण बराबर होता है तो इसका एंगल भी अलग अलग हो सकता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कोची से, सर्वांग समता से, उसके बाद में RHS मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, राइट हैंड साइड होता है तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, तो RH सर्वांग समता से। समझ में आ गया। तो हमने कई पॉइंट पर आप और जी सर जी 5 पॉइंट, तो 5 पॉइंट पर अभी जस्ट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ तो समझ लो इसका स्क्रीनशॉट।